आज हम टैटूल आर्मी के बारे में बात करेंगे जो अभी टीए कमीशन की फॉर्म निकले हुए हैं। तो मैंने देखा कि वीडियोस तो बनी हुई लेकिन कुछ स्टिल डाउट्स हैं कैंडिडेट्स के, जो मैंने कमेंट्स में जाकर देखा। तो मैं जस्ट उन स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अब इसमें जो है आपका ज्वाइंट टैटूल आर्मी एज एन ऑफिसर, सबसे पहले बता दूँ कि बहुत टाइम के बाद ये वैकेंसीज निकल के आई है। और इसमें आपकी दो तरह की एंट्रीज होती हैं। एक आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन जो आपके सीडीज़ के थ्रू जाते हैं, और फिर वो 5, 10 और 14 ईयर सर्विस पुटअप करने के बाद या रेगुलर आर्मी से भी जो अर्ली डिस्चार्ज लेकर आ जाते हैं, वो इवन एयरफोर्स नेवी के भी मैंने ऑफिसर्स देखे हैं अपने टैटूल आर्मी में। तो बिंग ए टी ऑफिसर मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से पता है, तो आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो देखिए, इसमें आपका सबसे पहले आप देखेंगे कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जो पब्लिक स्पिरिटेड से जो लोग हैं, जो अपनी सिविल प्रोफेशन के साथ कुछ टाइम वो अपने यूनिफॉर्म को भी देना चाहते हैं, अपने देश को देना चाहते हैं। तो यही एक सिंगल अपॉर्चुनिटी है जो आपको यू कैन सर्व द नेशन इन ड्यूअल कैपेसिटी। तो यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जो कभी डिफेंस एस्पिरेंट रहे हों और समहाउ दे कुडंट जॉइन द डिफेंस फोर्सेज, और ऐसे भी कुछ एस्पिरेंट्स देखे गए हैं जिन्होंने कभी भी डिफेंस में अप्लाई नहीं किया और दे मेड टू द टीए कमीशन। सो इट डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल बैकग्राउंड। तो आप देखिए, आप इसमें एक टैटूल आर्मी दो तरह की होती है, एक टीए नॉन डिपार्टमेंटल और एक डिपार्टमेंटल आपकी जैसे अभी हेल्थ में तो जीएचटी बंद कर दी है, जैसे रेलवे की ओएनजीसी की हैं, उनका एक अलग प्रोसीजर है, आपको उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ये है नॉन डिपार्टमेंटल, यानी प्रोविंशियल जो यूनिट है आपकी जो कैंटोनमेंट के अंदर जो यूनिट्स होती हैं टीए बटालियंस, उसमें कुछ ऑफिसर्स रेगुलर के होते हैं। टीए यूनिट इज़ कमांडेड बाय द फुल कर्नल रैंक ऑफिसर फ्रॉम द रेगुलर आर्मी। तो उसमें कुछ आपके 2-3 ऑफिसर्स आपके रेगुलर के होते हैं और कुछ आपके टीए ऑफिसर्स जो अभी आप अप्लाई कर रहे हो ऐसे जाएंगे। तो कटिंग शॉर्ट मैं आपको बता दूं इसमें कि मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, और आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और इसमें एक आपको ख़ास बात ये याद रखनी है कि इसमें जो रेगुलर आपके फोर्सेज हैं, जैसे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, ग्रीफ, पैरामिलिट्री, आपकी सारी सीआरपीएफ, बीएसएफ वगैरह, एसएसबी, ये जो रेगुलर फोर्सेज हैं वो नहीं आ सकते इसके अंदर, क्योंकि ऑलरेडी उनका कमिटमेंट है। हाँ, लेकिन जो इसमें टीए के जो सिपाही हैं या टीए के जो आपके नॉन कमीशन्ड लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ज़रूर, क्योंकि टीए में जो लोग हैं वो टीए इटसेल्फ इज़ नॉट ए रेगुलर डिपार्टमेंट, राइट। तो यहाँ पर अब आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो 26 सितंबर को है। तो अभी आई थिंक अराउंड 50 डेज़ के आसपास पड़े हैं, तो आप लोग अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, जो लोग प्रिपरेशन में हैं तो उनको तो कोई इशू नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत ईजी गोइंग है ये रिटन एग्जामिनेशन तो इसका टीए का। लेकिन जो प्रिपरेशन में नहीं है, हाँ, उनको ज़रूर देखना पड़ेगा, उनको एक फुल फ्लेज अपनी प्रिपरेशन प्लान चॉक आउट करना पड़ेगा इसके बारे में। अभी ये आपको पता ही होगा 20 जुलाई से लेकर 19 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तो डोंट गेट लेट। आप जिसको अगर अप्लाई करना है तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। अब इसमें जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, तो आई थिंक ये देखिए आपके जो भी नियरेस्ट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपके ख़ास बात ये है कि इसका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो आपका इसमें इन्होंने पेपर 1 और 2, तो पेपर 1 और 2 में क्या है कि जैसे आपका रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और आपका दूसरा जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश जो है, तो इसमें 50-50 यानी आपका 200 मार्क्स का हो गया। तो आपको हर पार्ट में 40% तो लेना ही लेना है। तो ये भी एक पार्ट की एक अपनी सेक्शंस की इन्होंने एलिजिबिलिटी बना दी, और ओवरऑल आपको 50% लेना है पूरे में, ठीक है। अगर आपका 200 हो गया तो 200 में से आपके 100 मार्क्स तो होने ही चाहिए इसके, और आपको 40 हर एक उसमें कंपार्टमेंट में भी लेना पड़ेगा। तो आपका ठीक है, ये आपका सिलेबस है, ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाह रहा, क्योंकि ये सारा का सारा इसमें पूरा नीट एंड क्लीनली सारा कुछ वेल डिफाइंड है इसके अंदर। अब आपका, हाँ, नेगेटिव मार्किंग, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग आप गलती मत करना है सर। और अब इसमें जहाँ पर मैं उन पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ जहाँ पे जो गलतियाँ हो सकती हैं। देखिए, एक तो इसमें जो फ़ीस है 200 है, और इसमें कोई ऐसी वैसी, देखिए जो भी डिफेंस फोर्सेज होती हैं उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होती, तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ऑनलाइन अप्लाई करना है, और इसका आपको वही वैलिड ईमेल आईडी यूज़ करें, और अपना मोबाइल फ़ोन जो आपका फंक्शनल हो। उसमें एक बार जो सेंटर आपने चूज़ कर लिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट क्वेरी हो तो इसमें जो इसका स्टाफ, इसमें टेलीफोन नंबर भी दे रखा है ADGTA ऑफिस का 011-230-94365, और ईमेल आईडी target.aim@gov.in आपके इस फॉर्म में ही है। और आपकी ये जो सेंटर है, देखिए इसमें टैटूल आर्मी का ये भी होता है कि जैसे आपका वेस्टर्न कमांड है, तो वेस्टर्न कमांड के अंदर जो आपके एग्ज़ाम सेंटर जो दे रखे हैं इन्होंने, आपके चंडीगढ़ हैं, जालंधर हैं, शिमला, दिल्ली, अम्बाला, हिसार, तो ये बेसिकली
स्टेट्स को डिवाइड कर रखा है, कुछ स्टेट्स को एक पर्टिकुलर हेडक्वार्टर में इन्होंने इस तरीके से जोन वाइज बना रखा है, वो आप बाद में समझेंगे। अब जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, देखिए इसमें एक खास बात है कि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। सिलेक्शन जो प्रोसीजर है ये पीआईबी पर्सनल जो आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू जो बोर्ड है, ये अब देखिए कैंडिडेट बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। इवन जब मैंने 2004 में कमीशन लिया, 2003 में मैंने अप्लाई किया था इसमें, तो उसमें भी हमारे पास कैंडिडेट काफ़ी कैंडिडेट होते थे। और अब तो इसमें आई थिंक कि जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी सारे, मेरे को जो अपना आइडिया है कि इसमें 8 to 10,000 लोग पूरे इंडिया में अप्लाई करते हैं जनरली। तो यहाँ पर आपका और जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो जनरली 15 to 20 कैंडिडेट्स ही लेते हैं। लेकिन इस बार आप लकी हैं कि वैकेंसीज ज़्यादा हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद निकला है। तो हो सकता है कि इसमें वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज डिफाइंड नहीं है, लेकिन मैं इसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ ज़्यादा होंगे इस बार। दूसरा, आपका जो रिटन है वो सिर्फ एक स्क्रीनिंग है, यानी रिटन में अगर आपने 200 में से 180 भी ले ली और किसी ने 110 भी ले लिए तो दे आर एट पार। स्क्रीनिंग का मतलब यही होता है, स्क्रीनिंग का स्कोर काउंट नहीं होगा। स्क्रीनिंग के बेसिस पे आपका क्या है कि आपको पीआईबी में बुलाया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू बोर्ड में, और फिर पीआईबी अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो फिर आपका उसके बाद आपका एसएसबी जाएगा। और एसएसबी आपका जो रेगुलर आर्मी के लिए होता है वही सेम स्टैंडर्ड है, उन्हीं सेंटर्स में, सिलेक्शन सेंटर्स, एसएसबी भोपाल, एसएसबी बेंगलोर, आपका एसएसबी इलाहाबाद, वहीं जाओगे और सेम प्रोसीजर फेस करना पड़ेगा। तो ये डाउट आप बिल्कुल ही मत रखना कि टीए कमीशन के लिए कोई लोअर स्टैंडर्ड है या कोई डिफरेंट यार्ड स्टिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आपका जो आपका इसमें एम्बॉडीमेंट फॉर ट्रेनिंग जो इन्होंने बता रखा है, ये खास बात है। देखिए इसमें जो एक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होती है, ये इसमें टीए में क्या है कि द मोमेंट यू गेट कमीशन तो यू विल बी अवॉर्डेड विद द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, तो आप उसी दिन से लेफ्टिनेंट बन जाएंगे। लेकिन जबकि रेगुलर आर्मी क्या होता है, आप जेंटलमैन कैडेट बनते हैं, जीसी कैडेट, और फिर दे अंडर को द आईएमए एंड ओटीए, तो वहाँ पर वो ट्रेनिंग के बाद उनकी सक्सेसफुल जो बोलते प्री कमीशन ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, तो तब वो लेफ्टिनेंट बनते हैं। लेकिन यहाँ पर आप पहले ही लेफ्टिनेंट बन जाते हैं और आपको मिलती है पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग, पीसीटी। तो इसमें आपको 1 मंथ रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करना है, फिर 2 मंथ्स की आपकी एटीसी एनुअल ट्रेनिंग कैंप जो आपको हर साल करनी है। हालांकि पूरी इंटायर सर्विस के दौरान आपको 3 बार एग्जाम्शन भी मिल सकती है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस मेंशन करके। और आपको फर्स्ट 2 ईयर के अंदर ही आपको, मान लिया कमीशन मिलता है 2022 में, तो आपको 2024 जो भी आपको डेट ऑफ कमीशन मिली है, तो विद इन 2 ईयर्स आपको पहले ये हमारे टाइम में क्या था कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हमने आईएमए में ट्रेनिंग किया इसका, लेकिन अभी ये ओटीए में इसका, क्योंकि इसमें फीमेल इंक्लूड हो गई हैं, तो अभी ये ओटीए में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में आपकी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी। तो यानी रेगुलर में तो ये आपका इन सिंगल को ट्रेनिंग होता है, लेकिन टीए में क्या होता है आपके पार्ट्स में, स्प्लिट्स में होता है। जैसे 1 मंथ आपने बेसिक ट्रेनिंग आपने यूनिट लेवल पे कर लिया, जबकि हमारे टाइम में तो कुछ सीओज ऐसे होते थे कि जो 3-3 महीने 6-6 महीने में ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करा देते थे, अनटिल अनलेस दे कम टू दैट ऑफिसर्स लेवल स्टैंडर्ड। तो ये डिपेंड करता है जनरली, लेकिन आजकल एक लीनियंसी आ गई है कि तकरीबन 1 महीने के बाद ही आपको रैंक लगा दी जाती है वहाँ पर, और फिर आपको 2 मंथ्स एटीसी, और फिर और ये आपका जो ओटी चेन्नई जब आप जाओगे उससे पहले एक टीए स्कूल है देवलाली महाराष्ट्र में, और 3 मंथ्स की ट्रेनिंग आपकी वो भी होगी, जब जो कि इसमें मेंशन नहीं है। तो आप देख लीजिए 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 9, तो आपकी 9 मंथ्स की ट्रेनिंग इन पार्ट्स में हो जाती है। तो वही आपकी जो ओटी में जो आपकी ट्रेनिंग होती है, तो ऑलमोस्ट आपका वो स्प्लिट्स में हो रहा है यहाँ पे। और आपको ये मैं टर्म एंड कंडीशन सर्विस बता रहा हूँ कि इसमें आपका जो टाइम स्केल है, देखिए टाइम स्केल होता है, आप लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो बनोगे। जैसे रेगुलर आर्मी में क्या होता है कि आपका 2 ईयर्स के बाद आप कैप्टन हो गए, 6 ईयर्स के बाद आप मेजर हो गए, और आप 13 ईयर्स के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए। तो यहाँ पर आप चलेंगे 2 साल पीछे रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स के, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग उनकी जो ट्रेनिंग है वो पहले वो एज ए जीसी कैडेट रहे हैं, फिर उसके बाद ऑफिसर्स बने हैं। अगर कोई कैंडिडेट सीधा आपका ओटी इसमें मान लिया आईएमए जाता है, तो 1.5 ईयर की उसको ट्रेनिंग मिलेगी। तो इसलिए आप सीधे ही लेफ्टिनेंट लगे हैं, तो वहाँ पर आपको फिर 2 साल वहाँ पर पीछे रखा जाएगा। यानी आप कैप्टन बनेंगे 4 ईयर के बाद, मेजर बनेंगे 6 + 2 8 ईयर्स के बाद, लेफ्टिनेंट कर्नल बनेंगे आपके रेगुलर में 13, तो आपको 13 + 2 15। तो इस तरीके से होता है आपका। और आपके पे स्किल्स हैं, ये बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, आपको बिल्कुल रेगुलर आर्मी की तरह पे स्किल सारा कुछ मिलेगा। आप बिल्कुल शोल्डर से शोल्डर मिला के रेगुलर ऑफिसर्स के साथ काम करते हैं। उसमें कुछ परसेंटेज रेगुलर ऑफिसर्स की भी होती है, कुछ टी की होती है, जो मैं आपको बता दिया ऑलरेडी। आपको एमएसपी भी मिलेगी। एमएसपी आपको पता है कि सिर्फ डिफेंस फोर्सेज मिलती है। और पेंशन भी जो आजकल जो है आपका सेंटर में आई थिंक 1 जनवरी 2004, और कुछ स्टेट्स में किसी में 2005, किसी में 2006 के बाद पेंशन बंद हो चुकी है, ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन डिफेंस फोर्सेज में अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम है। अगर आप पूरा 20 ईयर्स एम्बॉडीड सर्विस करते हो, 20 साल की फिजिकल सर्विस, तो आपको फुल फ्लेज पेंशन भी आपको मिलती है एज ए रेगुलर ऑफिसर की तरह ही।
तो इसमें विदाउट मस्ट, लेकिन और जो आगे आपकी कर्नल ब्रिगेडियर से वो बाई सिलेक्शन होती है, तो वो परसेंटेज बहुत कम ही रहती है, क्योंकि उसमें आगे आपका बोर्ड बैठता है और जिसमें बहुत कुछ वैकेंसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहाँ पर बहुत स्टीप कंपटीशन पिरामिड स्ट्रक्चर है, और यहाँ यानी ये रेगुलर में भी होता है। तो यहाँ पर आप अभी जो एक इन्होंने जो www.joinindianarmy.gov बताया, तो उसमें आपका जो लास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह हैं, उसमें टीए की पॉलिसीज़ के बारे में भी आपको क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या कंसेशन, आपको टोल टैक्स वगैरह फैसिलिटीज़, आपकी कैंटीन फैसिलिटीज़, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़, कब क्या कितनी सर्विस के बाद, वो पूरा आप टीए की जो साइट है उस पर जाकर देख सकते हैं। पॉलिसी डिसीजंस भी हैं आपके सारे के सारे इसमें। अब इसमें आ जाता है कि आपका जब पीआईबी क्लियर हो जाता है, तो आज उसके बाद आपको क्या क्या लेके जाना है। तो देखिए, उसमें जितने भी आपके मैट्रिक के बाद के ऑनवर्ड सर्टिफिकेट है वो आपको सारे लेके जाने हैं। आपको एमबीबीएस नॉट बीएमएस, तो एमबीबीएस डॉक्टर्स का आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना है। और उसमें आपका जो आपको एक ये आईडी, आपको वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना है। एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है आपको कि यू बिलोंग टू आप किस स्टेट के रेजिडेंट हो, हरियाणा, पंजाब। क्योंकि आप जैसे सपोज अगर आप हरियाणा के हैं तो ऑब्वियसली आपका इंटरव्यू जो है वो चंडीगढ़ में ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से रीजन इन्होंने जोन बना रखे हैं स्टेट वाइज। दूसरा आपका ये एज का जो प्रूफ आपको मैट्रिक में है, आजकल तो जो है वो डेट ऑफ बर्थ अलग से बनने लग गए हैं। आपका फिर इसके बाद क्या है कि जो सर्विस सर्टिफिकेट है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्विस सर्टिफिकेट के लिए कि आपको सैलरी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा, आपको सिविल एम्प्लॉयर से एनओसी भी लेके जाना पड़ेगा। जो सेमी गवर्नमेंट में है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ये गलती बिल्कुल ही मत करना। ये फॉर्म अप्लाई करो तो आप प्रोफेशनल अप्लाई करना। आपको उस समय अपना सैलरी सर्टिफिकेट भी अपने डीडीओ से लेकर जाना है, और आपको एनओसी भी लेकर जाना है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो कैंडिडेट हैं, जो खुद का कोई बिज़नेस कर रहे हैं, या कोई किसी का प्रोफेशन, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, किसी का खुद का अपना ओन बिज़नेस है, तो वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो एक एफिडेविट लेकर जाएंगे और ड्यूली अटेस्टेड लेकर जाएंगे। वो आपका नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर कोर्ट में बन जाता है, 30-40 रुपये में आप बनवा के लेके जाइए, 4 लाइन लिखवा के उसमें। और उसमें जो आपका पैन कार्ड है वो आप लेके जाइए, और करेक्टर सर्टिफिकेट भी आप सेल्फ सर्टिफाइड लेके जाइए। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब उसके बाद आपका क्या है कि जो अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आपके नाम में, तो उसमें जो प्रोसीजर है, ड्यूली आप न्यूज़पेपर में लगाते हो और उस न्यूज़पेपर कटिंग लगा के, और एफिडेविट जो है ड्यूली स्पॉटेड बाय एफिडेविट, वो आपको उस समय लेके जाना है, अगर इसी केस में से कोई इश्यू है तो। अब आप आ जाइए, जो लेटेस्ट इनकम प्रूफ है ये भी आपको लेके जाना है। कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्राइवेट है तो वहाँ से भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो एक आपका इशू है, तो वो आपको, जैसे उसमें अगर कोई आपका लेटेस्ट आईटीआर अगर आप भरते हैं, आईटीआर नहीं भरते तो आप कम से कम अगर कोई सेल्फ बिजनेस तो आप एफिडेविट फॉर्म में लेके चले जाइए वहाँ पर। दूसरा आपका फॉलोइंग अवेलेबल सर्टिफिकेट्स बी कंपलसरी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये आपका जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको लेके जाना है कि तभी एजेंट व्हेन रिक्वायर्ड बाय द टीए, तो आपको सिविल एम्प्लॉयर आपको रिलीव करेगा। तो ये आपको बिल्कुल लेके जाना उस टाइम पे, नहीं तो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे वहाँ पे। क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा तो उससे आगे पहले वहाँ पे 2 ऑफिसर बैठे होते हैं बाहर, वो स्क्रूटनी करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स का, तो वही आपको ओके नहीं करेंगे तो आप इंटरव्यू में अंदर नहीं जा सकते। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको ये कि ये पूरा इसका एफिडेविट देके जाना है, जो डेपोनेंट है ये आपके साइन होंगे। और एक जो आपके प्राइवेट सेक्टर में है तो वहाँ पर भी इसमें खास बात क्या है कि अगर आपकी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कहीं जॉब है तो आपकी सैलरी सपोज वहाँ पे 50,000 है, और यहाँ पर आपके जो लेफ्ट इन स्टार्टिंग तकरीबन अगर मैं बताऊँ तो सैलरी ये आपकी जो है वो 75 के आसपास बनेगी। अगर आप फील्ड में हैं तो आप उसमें वो डिपेंड करता है कि आप मॉडिफाइड फील्ड एरिया में है तो आपकी हो सकता है कि वो 12,000 या 15,000 भी इंक्रीज हो जाए, और इट में गो अप टू 90,000 आल्सो। तो जो गैप बनता है तो आपकी ओबीसी आर्मी में ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं है। अगर ऐसा होता है कि किसी की सैलरी सपोज मान लीजिए 2 लाख है और आपको आर्मी मिल रहा है 75 लाख, तो 1.25 लाख का जो आपको नुकसान हुआ है वो आपका सिविल एम्प्लॉयर देगा। लेकिन प्रैक्टिकली सच्चाई ये है कि कोई भी सिविल एम्प्लॉयर अगर ऐसा लॉस बियर करना पड़ेगा तो आपको रिलीव नहीं करेगा। तो ये आप बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लें। इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट, ये आपका एनसीसीट में एक नेगेटिव वगैरह ये आप देख लेना। अब इसमें मैंने देखा कुछ कोरा पे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका डाउट्स क्लियर, जैसे कि हाइट कितनी चाहिए मिनिमम। देखिए हाइट में मैं आपको बताना चाहूँ कि इसमें जो हाइट है, अब मैन के लिए 157.5 यानी 157.5 सेंटीमीटर, वीमेन के लिए 152 सेंटीमीटर यानी 152 सेंटीमीटर, और मैन के लिए 157.5 सेंटीमीटर। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट हिली एरियाज़ के हैं, गोरखा, नेपाली, असमी, आपके गढ़वालीज हैं,
उनको ये रिलैक्सेशन मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर। यानी अगर आपका मेल के लिए 157.5 चाहिए तो आपको अब चाहिएगी 152.5। फीमेल को अगर चाहिए 152 तो इसमें से 5 सेंटीमीटर रिड्यूस कर दिए तो ये हो जाएगी आपकी 147 सेंटीमीटर। अब आपका करेक्शन इन डिटेल के कुछ क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थे, देखिए वो आप साइट पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैंने वो जो इसमें ईमेल और जो हेडक्वार्टर का वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइनल ईयर इसमें स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए कम्प्लीटली। एग्ज़ाम दोनों लैंग्वेजेस में भी होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। और आपका ये गेनफुली एम्प्लॉयड का मीनिंग काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछ रखा था, तो इसमें देखिए गेनफुली एम्प्लॉयड मीन्स आप रोड पर ना हो, आप बेरोज़गार ना हो। इट इज़ आप सिर्फ जॉब ढूंढने के लिए टीए में ना आए। तो इनका कहने मतलब गेनफुली मतलब यू माइट बी डूइंग समथिंग वैल्यूएबल इन द सिविल आल्सो, जस्ट आउट ऑफ पैशन यू वांट टू ज्वाइन द टैटल आर्मी, नॉट एज ए मीन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपको इंश्योर करना है। लेकिन व्हाट शुड बी द मिनिमम सैलरी, ऐसा कोई क्राइटेरिया, यू माइट बी अर्निंग 10,000, यू माइट बी अर्निंग 10 lakhs पर मंथ, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट यू माइट बी अर्निंग समथिंग। या गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, रनिंग ऑन बिजनेस, तो ये सारा कुछ हो सकता है। अगर कोई अपना फार्म हाउस चला रहा है, मतलब कुछ भी कर रहे हो आप, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। तो क्योंकि देखिए इसकी जो एज लिमिट है 18 to 42, तो कोई भी बंदा है वो 35 या 40 की एज तक बेरोजगार नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तो पे एंड पर्क्स ओनली फॉर द 2 months और लार्जर। देखिए ये क्वेश्चन मैंने देखा कि देखिए आपको जितना टाइम वहाँ पे 2 महीने तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा। शुरू के 2 सालों में आपको थोड़ा सा ज़्यादा जाना पड़ेगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट भी होगी, फिर आपकी जो टी स्कूल की ट्रेनिंग भी है, आपकी ओटी की है। लेकिन जब आप ये सारे काम कर लेंगे 2 साल के बाद, फिर आप थोड़ा सा क्वाइट रिलैक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको जितने टाइम के लिए वहाँ बुलाया जाएगा, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो आपको प्रॉपर सैलरी मिलेगी वहाँ से। लेकिन इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ राइट, ये आपका राइट नहीं है कि नहीं है आपको सपोज टी को ऑर्गेनाइजेशन को आपकी ज़रूरत नहीं है 2 महीने से ज़्यादा, और आप बोलो कि मेरे को जॉब चाहिए, तो सॉरी जेंटलमैन, योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड फॉर मोर देन 2 months, तो आपको 2 महीने से ज़्यादा नहीं बुलाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान जरूर रखना है। लेकिन प्रैक्टिकली सच्चाई ये है कि ऑफिसर्स जनरली जो मेरा अपना आइडिया है और जो नॉलेज है, उसमें आई थिंक 500 के करीब का कैडर है टीए का पूरे इंडिया में, और उसमें कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो 30 to 40 जो गवर्नमेंट, इसमें कुछ IAS ऑफिसर भी हैं, PCS भी हैं, IRS भी हैं, और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं वो थोड़ा कम टाइम करते हैं। लेकिन जो लोग छोटी जॉब में हैं या जो बाहर बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन पैशन की वजह से वो जॉब में टीए में आ गए, तो वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, अनटिल अनलेस कोई आप वहाँ पर कोई फकअप नहीं करते हैं, तो यू विल बी ऑलमोस्ट इम्पोर्टेड राउंड द ईयर, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो पेमेंट फेलियर, देखिए पेमेंट वगैरह फेलियर होता है तो आप ADGT के ऑफिस में कॉन्टैक्ट करें, जो ईमेल है। TDS सर्टिफिकेट, देखिए अगर आपका ITI सर्टिफिकेट अभी जस्ट आपने जॉब ज्वाइन किया है, या फिर इस फॉर्म के लिए आप कोई सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं डेलिबरेटली, ठीक है बनवाइए आप, तो आप पेमेंट का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और आपका जब 3 महीने हो जाते हैं क्वार्टरली, तो आपको उसका TDS भी कटता है, TDS सर्टिफिकेट भी। NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स को क्या टीए एग्ज़ाम से एग्जामेशन है? नो भैया, टीए आप कुछ भी हो, आपको रिटन एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। क्या मेरिड इसमें अलाउड है? मेल फीमेल यस, मेरिड, कोई इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, IMA की तरह मेरिड होना चाहिए। एनी स्ट्रीम, यस, कोई भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकता है, आर्ट, साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कोई भी। ये इज इट ए पार्ट टाइम और फुल टाइम? भैया इज़ लीगली इट इज़ ए पार्ट टाइम, बट प्रैक्टिकली फॉर ऑल पर्पजेज इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक रेगुलर आर्मी, इवन मोर देन रेगुलर आर्मी इन सम केसेस। और लोग 20-25 साल से इसमें रेगुलर एज ए रेगुलर काम कर रहे हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट, देखिए इनकम सर्टिफिकेट कुछ बड़े अजीब से क्वेश्चन है कि फ़ादर का या अपना, भाई आपने खुद का देना है, फ़ादर ने ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। देखिए इंटरव्यू जो आपका PIB होता है वो सिर्फ 10 से 15 मिनट का होता है, जस्ट वो एक जो भीड़ है वो फिल्टर करने के लिए, ताकि SSB में भीड़ ना भेजी जाए। तो सिर्फ मान लिया अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ में आप इंटरव्यू देते हैं और उसमें से आपका 100 के आसपास का क्लियर हो जाता है, तो 100 में से तकरीबन वो भेजते हैं 25-30 कैंडिडेट ही SSB के लिए आगे। इंटरव्यू ओनली इंग्लिश, देखिए आप प्रेफरेबली इंग्लिश ही प्रेफर करें, क्योंकि बीइंग एन आर्मी ऑफिसर्स यू आर सपोज टू मेक ए कन्वर्सेशन विद इन इंग्लिश ओनली। हिंदी में आप बोल सकते हैं लेकिन इट डजेंट गिव ए गुड इम्प्रेशन, तो आप बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, प्रेफरेबली स्पीकिंग इन इंग्लिश ओनली। द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, देखिए इसमें पूरा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है मैं आपको बताऊं, तकरीबन 8-9 महीने लग जाते हैं। जैसे इसमें 26 का आपका रिटर्न का एग्जाम है, तो आपका 2 और 3 अक्टूबर यानी 1 वीक के बाद रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा। उसके 2 या 3 वीक यानी 15 से 22 अक्टूबर तक आपका PIB आ जाएगा, और फिर आपका Jan-Feb 2020 में आपका SSB आ जाएगा।
और एसएसबी में आपको पता वहीं सिलेक्शन आपको पता लग ही जाता है। इट इज़ 5 days एसएसबी फॉलोड बाय 4 और 5 days योर मेडिकल बोर्ड, तो इट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 9 to 10 days। फिर उसके बाद आपका मई और जून में 2022 में आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, तो आप उस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ये भी मैंने बता ही दिया। और जो एसएसबी है आपकी कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है किसी तरह का, ये रेगुलर की तरह ही होगी, तो आप इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करें। देखिए रिजर्वेशन इसमें है नहीं, डिफेंस फोर्सेज में चाहे आपका रेगुलर कमीशन हो या टीए कमीशन हो, इसमें कोई तरह की कोई रिजर्वेशन नहीं होती, तो यहाँ सब घोड़े चाहिए एक जैसे, तो जस्ट इंश्योर। तो टीए जो, हाँ मैंने बताया था कि जो आपकी यूनिफॉर्म जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्दी वाले ऑर्गेनाइजेशन, वो इसमें एलिजिबल नहीं है क्योंकि वो खुद रेगुलर हैं। तो लेकिन जो टेटुल आर्मी के अंदर खुद ओआर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पीएच फिजिकली हैंडीकैप किसी ने पूछ रखा, नहीं पीएच नहीं है इसमें, आप मेंटली और फिजिकली फिट होने चाहिए, वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसमें जो और कोई क्वेश्चंस, यस कुछ क्वेश्चंस और मिल गए मेरे को। देखिए इसमें आपका पर्सनालिटी, देखिए इसमें कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा कि कपिल देव, एमएस धोनी और एक्टर मोहनलाल वगैरह, ये सारे के सारे ऑनरी रैंक हैं। दे कैन बियर द रैंक ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक रिपब्लिक डे, आपका इंडिपेंडेंस डे। लेकिन मैं दो ऐसे अपने पॉलिटिशियंस का नाम लेना चाहता हूँ कि जो वाकई में इट इज़ हाईली अप्रिशिएबल, अनुराग ठाकुर और सचिन पायलट। ये फॉर्मर डिप्टी सीएम ऑफ हरियाणा, और अनुराग ठाकुर अभी ऑनरेबल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर्स हैं। तो ये अभी दोनों दिल्ली पोस्टेड हैं। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सारा मैं बता चुका हूँ आपको। ये फीमेल्स भी इसमें एलिजिबल हैं क्योंकि जनवरी 2018 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में बाय कुश कालरा एडवोकेट, और इसमें उस एडवर्टाइजमेंट को क्वेश्चन कर दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, और ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसको नल एंड वोइड डिक्लेयर करके, और उसके बाद फीमेल्स को अलाउ किया गया। अब मैं गेनफुल एम्प्लॉयमेंट का आपको बता चुका हूँ, और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ एग्ज़ाम सेंटर जो भी 22 हैं, तो आप अपने नियर बाई उसके देख सकते हैं। आई थिंक जो मैंने क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए थे कोई क्वेश्चन इसमें रहा नहीं है। चलो होपफुली ऑल द बेस्ट। अगर फिर भी आपको, वैसे तो मैंने काफ़ी सारे डाउट्स इसमें क्लियर कर दिए हैं, फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन जो मैंने अभी डाउट क्लियर कर दिए प्लीज़ डोंट रिपीट देम। थैंक यू, गुड लक।